हाय गरिमा, लक्षिता, जोया, कैसे हो सब लोग? हम्म, ऑल गुड, ग्रेट। क्या बात है आर्यन, आज रिप्लाई करने की बजाय थम्स अप। सबसे पहले मुझे ये बताओ कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग लास्ट क्लास में? टेल मी दैट, वेयर वर वी? हु इज गोइंग टू टेल मी? जोया बताओ मुझे, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग लास्ट क्लास में बच्चे? ABO ग्रुपिंग तक। राइट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमने कर लिया था। ठीक है, आज हमें आरएच कंपैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। चलो, जस्ट अलाउ मी 1 सेकंड टू शेयर माय फाइल, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट। टेल मी वन थिंग, हु, विच ब्लड ग्रुप, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? जल्दी से रिवर्ट करो मुझे चैट बॉक्स में फटाफट। कौन सा? ओ ओ, ऑल राइट। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर? AB ए बी, ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है आरएच ब्लड ग्रुप्स की। ठीक है, व्हाट इज आरएच? कुछ सुना है? आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, एबी पॉजिटिव, एबी नेगेटिव, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुपिंग में, तुमने सुना ही होगा। अपने अपने ब्लड ग्रुप्स पता है सबको? गरिमा, अरे आर्यन, चलो भाई, किसी को ब्लड चाहिए हो तो आर्यन देगा भाई। ओ, ठीक है, आर्यन का ब्लड ग्रुप है ओ, तो कभी इन केस ऑफ चाहिए हो तो आर्यन को बुला लेना। गरिमा, लक्षिता, अभी, जोया, कौन रह गया, किसने नहीं बताया? 5। हार्दिक, टेल मी अबाउट योर ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है तुम्हारा? चलो, अब हम बात करते हैं आरएच कंपैटिबिलिटी, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, बी पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, तभी तुम इतने पॉजिटिव रहते हो हमेशा। चलो, मोस्ट ऑफ अस आर ए पॉजिटिव। यहाँ पे हमें 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं जब हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी आरएच ब्लड ग्रुप, we need to learn 2 names here कि किन्होंने सबसे पहले हुआ। बेसिकली पता है क्या था कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पहले आ गई थी, राइट? अभी कुछ नहीं कराया हार्दिक, अभी आई जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, तो एबी ब्लड ग्रुपिंग बहुत पहले ही आ गई थी। लोगों को ब्लड ग्रुपिंग ब्लड चढ़ाया जा रहा था, को चढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तब भी ना ग्राफ रिजेक्शन बहुत हो रहा था, ट्रांसफ्यूजन फेलियर्स बहुत हो रहे थे, कि बॉडी बहुत ब्लड रिजेक्ट कर रही थी, जिसका रीजन अभी तक किसी को पता नहीं था। ठीक है, लेकिन 2 साइंटिस्ट थे, लाइनस्टीनर एंड वीनर। लाइनस्टीनर and Wiener. They were 2 scientists. ठीक है, ये अराउंड 1940 की बात है। व्हाट दे डिड, दे वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन रेसिस मंकी। उस टाइम पे ये मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि रेसिस मंकी, जो नॉर्मल मंकी होता है ना, दे फाउंड अ प्रोटीन। मतलब हमें पता है एंटीजन भी प्रोटीन ही होता है, हमने आरबीसी पे पढ़ा, आरबीसी पे बहुत सारे एंटीजन होते हैं। तो दे फाउंड डिस्कवर्ड अ प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ ब्लड सेल्स ऑफ रेसिस मंकी। ठीक है, और बहुत सारे ह्यूमन बींग्स, उस फैक्टर को नाम दिया, डिस्कवर्ड आरएच फैक्टर। ठीक है, और आरएच यानी रेसिस मंकी से नाम आया, आरएच एंटीजन दे गेव दिस नेम। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये देखा गया कि एनिमल में, ह्यूमन पॉपुलेशन में, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हम बोलते हैं मंकीज हमारे एंसेस्टर्स हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। उसका एक और प्रूफ हमें मिल गया कि जो प्रोटीन उनके, या जो एंटीजन उनके आरबीसी के सरफेस पे था, उनके ब्लड सेल्स के सरफेस पे था, वो सेम प्रोटीन हमारे बॉडी सरफेस पे रेसिस, लक्षिता, लेट मी राइट हियर। ठीक है, RHESUS। ठीक है, ये मंकी। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेस, विच अभी ऑब्जर्व किया गया कि अराउंड 80 to 99% मोस्ट ऑफ द पर्सन आर आरएच पॉजिटिव। दैट वाज द रीजन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रेस, जब हमने ऑब्जर्व किए सबके ब्लड ग्रुप, व्हाट वी फाउंड आउट कि अराउंड 80 to 99%, यानी जो मेजर परसेंटेज है, दे आर आरएच पॉजिटिव। जैसे मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इट मींस पॉजिटिव यानी मेरी बॉडी में आरएच फैक्टर है, राइट? और अदर्स, द रिमेनिंग वन, जिनकी बॉडी में नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आरएच नेगेटिव।
ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो RH पॉजिटिव, अब देखो हर फैक्टर बॉडी में हमें पता है, कोई भी जो फीचर होता है हमारी बॉडी में, कोई भी आई कलर, हाइट हो गया बॉडी का, हेयर का कलर हो गया, ठीक है, योर आईज, योर आईब्रोज, योर नोज, योर लिप्स, योर ईयर, एवरी फीचर इज कंट्रोल्ड बाय अ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन। तो जो RH प्रोटीन वाला जो जीन होता है, दिस फैक्टर, द फॉर्मेशन ऑफ RH प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट जीन। ठीक है, RH प्रोटीन फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, अ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट यानी अगर वो है तो वो खुद को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, जिस जीन को हम R बोलते हैं। ठीक है, तो जिन R होगा, ये मान लो अगर कोई पेशेंट है, मतलब कोई पर्सन है जिसका RR है, होमोजाइगस है, तो भी वो क्या होगा, RH पॉजिटिव। अगर R स्मॉल r है, हेट्रोजाइगस है, तो ये भी क्या होगा, RH पॉजिटिव, बिकॉज जो R है, जो फीचर है, दैट इज अ डोमिनेटिंग जीन। ठीक है, RH नेगेटिव कौन से होंगे, ये वाले जिसमें दोनों हैं, वही पर्सन RH नेगेटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, सॉरी, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, ये हमने 10th में जेनेटिक्स में पढ़ा था। अरे ये क्या है, ये कौन सा है, हेट्रोजाइगस, and this one is homozygous dominant. हार्दिक, हम लोग ग्रुपिंग लास्ट क्लास में था, हार्दिक कल की क्लास में थे तुम, परसों की मतलब, बताओ। RH में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, कि प्रॉब्लम पता पाती है, प्रॉब्लम तब आती है, मान लो एक पर्सन है विच इज RH नेगेटिव, जिसके पास वो प्रोटीन है ही नहीं, मतलब उसकी बॉडी में वो प्रोटीन एब्सेंट है, बिल्कुल एब्सेंट है। अब तुमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तुमने उसको ब्लड दिया कौन सा, पॉजिटिव वाला, तो ये एक एक्स सब्सटेंस है जो उसकी बॉडी में था ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं ये होता क्या है। ठीक है, उसको पता ही नहीं ये होता क्या है। तो जब उसकी बॉडी में ये पॉजिटिव आ जाता है, तो इन दैट केस स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस टाइम क्या होता है, ये पॉजिटिव आया तो इसको वो एज अ एंटीजन ट्रीट करेगा, है ना जी, फॉरेन सब्सटेंस की तरह लेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और बॉडी से ब्लड रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, दीज टू थिंग्स आर इनकम्पैटिबल जब नेगेटिव में पॉजिटिव आप चढ़ाते हो। ठीक है, पॉजिटिव में नेगेटिव चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव के पास कुछ है, नेगेटिव के पास तो वो है ही नहीं, तो फर्क ही नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ते हैं, फर्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि नॉर्मली जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, किसी को खून चढ़ाते हैं, उस टाइम पे इनकम्पैटिबिलिटी अगर होती है, उस टाइम पे मिसमैचिंग होती है, तो क्या हो जाता है। ठीक है, एक तो मान लो पहला जो ट्रांसफ्यूजन होता है RH पॉजिटिव का टू RH नेगेटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मतलब तुमने पहली बार ये RH नेगेटिव है, इसको तुमने फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन दिया, फर्स्ट, तब कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो ट्रांसफ्यूजन हो गया, उसको एंटीबॉडी की तरह वो ले एंटीबॉडी बनाएगा और दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो तब तक बॉडी उस ब्लड को यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, लेकिन जब एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है और RH पॉजिटिव जब सेकेंड टाइम, एक सेकेंड लक्षिता, ठीक है, सो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन नो हार्म, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो नो हार्म, कोई हार्म नहीं होता। लेकिन जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब दूसरी बार आप RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ाते हैं, तो उस केस में एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, क्या हो जाता है, एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट, अब ये क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ठीक है, ये anti-RH फैक्टर है, एक सेकेंड,
नहीं नहीं हार्दिक, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है इसका उससे, ठीक है ना, अलग टॉपिक चल रहा है ये। तो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब जो एंटीबॉडी प्रेजेंट थी दे आर गोइंग टू अटैक दिस ब्लड, जो हमने सेकेंड ट्रांसफ्यूजन दिया है उसको करेंगे, ब्लड को अटैक करेंगे और डिस्ट्रॉयज आरबीसीज ऑफ रिसीव्ड ब्लड, और आपकी बॉडी से ब्लड रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ लक्षिता, अब पूछो क्या कह रहे थे, कुछ पूछना है लक्षिता? मैम ये समझ नहीं आया जो आपने अभी बताया। सी क्या होता है जब भी एंटीजन एंटीबॉडी वाला मैकेनिज्म हमें समझ में आया, ठीक है। व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म, जो आपकी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि आपकी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, ठीक है, यही मैकेनिज्म हम वैक्सीन्स बनाने में भी यूज करते हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तो आपकी बॉडी उसे एज अ एंटीजन ट्रीट करती है। कैसे ट्रीट करती है? एज अ एंटीजन ट्रीट करती है, और उसके बाद आपकी बॉडी, हमने WBCs के बारे में पढ़ा था कि WBCs होते हैं जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स इन एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, उस एंटीजन को किल कर देते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, तो यानी हमारी बॉडी, तुम्हारी नोज में हल्का सा डस्ट चला जाए, छींकें आने लगती है, स्नीजिंग होने लगती है, बिकॉज ऑफ फॉरेन सब्सटेंस है, तो हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को खुद ही बाहर फेंकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है हार्मफुल है, जो नई चीज मेरी बॉडी में आई है वो हार्मफुल है, अगर मैं उसको नहीं जानती तो, राइट। तो अब यही चीज होती है कई जगह ना, इस चीज ये फायदा है हमारे लिए कि कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी आता है हम उससे बच जाते हैं, बट कई बार ये चीज नुकसानदायक भी हो जाती है। कैसे? जैसे ये RH के केस में, कि जब तुमने RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया, क्या दे दिया? RH पॉजिटिव, तो उसके पास कुछ ये प्रोटीन इसके पास एब्सेंट है, ये प्रोटीन इसकी बॉडी में है ही नहीं, अब तुमने वो प्रोटीन वाला RBC उसको दे दिया, वो प्रोटीन तो उसके लिए फॉरेन सब्सटेंस है, मेरी बॉडी के लिए वो प्रोटीन फॉरेन सब्सटेंस है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और उसको किल कर देगी। अब होता क्या है, जब पहली बार ब्लड चढ़ता है, तो दैट इज उस एंटीबॉडी बनाने में, उसको डिकोड करने में टाइम लग जाता है जी, है ना। तो तब तक तो ब्लड यूटिलाइज हो गया, पर एंटीबॉडी भी बन गई। अब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन जब होता है ना, तब एंटीबॉडी, कहते हैं ना, पहला अटैक हुआ तो तुम तैयार नहीं थे दुश्मन से लड़ने के लिए, लेकिन अब एक बार अटैक हो गया ना, तो यू आर वेरी वेल अवेयर, तुमने हर टाइम तो गार्ड बिठा दिए कि अब तो अटैक होगा तो हम जीत ही जाएंगे या खुद को बचा लेंगे। तो वैसे एंटीबॉडी बिल्कुल सोल्जर की तरह तैनात बैठी है। अब जैसे सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होगा, आते के साथ ये फॉरेन ब्लड, जो मैंने, मान लो मैं A नेगेटिव हूँ और मुझे A पॉजिटिव चढ़ा दिया, तो वो मेरी बॉडी उसको आते ही खराब कर देगी और वो ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन में इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी। आई अब बात समझ में? यस और नो? यस मैम। लक्षिता, है ना, ठीक है। तो ये होता है इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलो यहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग ध्यान रखते हैं, हम चेक करके ब्लड चढ़ाते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दैट इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। हेलो हिमानी, इतना लेट कैसे लॉग इन किया? मैम मैंने देखा ही नहीं नीचे मान लो, क्लास। ओहो, ऐसा नहीं किया करो, दिक्कत हो जाती है, टाइम से आ जाया करो। और ये एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड कौन है, तो तुम लोग ऐसे नाम रखते हो ना। चलो, अब क्या होता है, प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, ठीक है, कि मान लो एक फीमेल है, ठीक है, दिस इज अ फीमेल जो RH नेगेटिव है, ठीक है, ये भी बहुत चीजें होती हैं। हाँ हार्दिक, तुम तो पिटोगे मुझसे जब मिलोगे ना, अच्छे से हैपन हो जाएगा तुम्हारे साथ सब फिर, राइट। RH पॉजिटिव, और हमें पता है दिस इज अ डोमिनेटिंग,
ठीक है, दिस इज था। तो फीटस क्या होगा, फीटस में एक भी चला गया, हेट्रोजाइगस भी है फीटस, तो जो बेबी है फीमेल का दैट वुड बी RH पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है कि इसमें पॉजिटिव प्रेग्नेंट जब भी कोई फीमेल होती है तो उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी पूछा जाता है, नहीं तो चेक किया जाता है इफ शी RH नेगेटिव। ठीक है, क्यों कि अगर RH नेगेटिव है फीमेल और फीटस उसका RH पॉजिटिव, मैंने अभी बताया जब नेगेटिव में पॉजिटिव चढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो व्हाट हैपेंस हियर इज जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब फीमेल पहली जब प्रेग्नेंट हुई तो हमें एक चीज पता है, 9 महीने या 38 वीक्स जब बेबी मदर के वूम में रहता है ना, ब्लड नहीं ऐसा नहीं होता, ब्लड में डूबा हुआ रहता है बेबी, नो कैपिलरी के थ्रू अच्छी चीजें जाती रहती हैं उसकी बॉडी में, बाहर आती है, देयर इज नो ब्लड टू कॉन्टैक्ट, यानी मदर का ब्लड मैम भी कट रही है आज। Let me check my internet connection just a second. I need to. जो RH इंटीजन होता है ना फीटस का, RH इंटीजन फीटस का प्रेजेंट है, ठीक है, डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव। So during first pregnancy, I can सो हमें ये बात पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब इंटरैक्ट करेंगे तो रिजेक्शन होगी। ठीक है, कब होगी, अगर नेगेटिव में पॉजिटिव आ गया तो। ठीक है, इसके बेबी के पास अगर मदर का ब्लड चला गया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव जा रहा है, लेकिन अगर मदर के पास, ठीक है, जो फीमेल है उसके पास अगर ये ब्लड चला गया थोड़ा सा भी तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगेगी क्योंकि उसके पास एब्सेंट है, और कुछ पॉजिटिव चला गया तो वो एंटीबॉडी बनाएगा। सो जो पहली प्रेगनेंसी होती है ना, पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई एक्सपोजर नहीं होता, कोई ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होता, पूरे 9 महीने बच्चा आराम से बड़ा हो जाता है। ठीक है, बेबी बड़ा बढ़िया से डेवलप, हेल्दी बेबी डेवलप हुआ और वो डिलीवर होगा। लेकिन डिलीवरी के टाइम के फीमेल की बॉडी में भी इंसिजन्स लगते हैं। ठीक है, बेबी की बॉडी में भी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है। सो ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि दोनों के ब्लड आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, सो ड्यूरिंग डिलीवरी ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर कि दोनों ब्लड आपस में थोड़ा सा भी एक्सपोज हो गए। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर maternal blood to RH positive fetus blood, maternal blood with positive fetus। ठीक है, अभी बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेबी तो डिलीवर हो गया, डिलीवरी हो रही है उसी टाइम पे बेबी तो डिलीवर होके बाहर आ गया, एक बड़ा प्यारा सा हेल्दी बेबी डिलीवर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मदर की बॉडी में क्या आ गया, RH पॉजिटिव। सो मदर हमारी क्या थी, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव। एक्सपोजर हो गया, उनके पास क्या आ गया, RH पॉजिटिव। कहां से, बेबी से। बेबी को फर्क नहीं पड़ा, बेबी तो आराम से यहाँ बैठा है। ठीक है, इन्फेंट हो गया वो, अब बॉडी से बाहर आ गया, हेल्दी बेबी, दिस इज अ हेल्दी स्क्वायर शेप बेबी। ठीक है, वो बढ़िया से, उसकी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फीमेल की बॉडी में पॉजिटिव आ चुका है, अब अभी तक नहीं था, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी भी नहीं थी, और यही रीजन था कि 9 महीने बेबी आराम से बड़ा हो गया क्योंकि कोई एंटीबॉडी थी ही नहीं जो बेबी के पास जाके बेबी को किल करे, उसके ब्लड को खराब करे। अब क्या होगा, ठीक है, मदर ने क्या किया, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। जैसी पॉजिटिव फैक्टर आया उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगेगी, तो स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। ठीक है, या उसको एंटी RH फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी RH फैक्टर। ठीक है, बताती हूँ हार्दिक, एक सेकंड दे मुझे, टॉपिक समझ फिर इस क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर करते हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, देन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, इन केस ऑफ
subsequent pregnancies, सेकेंड थर्ड जो भी प्रेगनेंसी होंगी, ठीक है, RH एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटी RH, ठीक है, एंटी RH क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा फीटस के ब्लड में, एंटी RH डिस्ट्रॉयज फीटल आरबीसी, बेबी के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने, तो बेबी ऐसे मर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेबी में बाकी सब सही रहेगा, लेकिन बेबी के पास क्या रहेगा, बेबी को आरबीसी नहीं रहेगा उसकी बॉडी में, क्योंकि मदर के पास एंटीबॉडी जिसने आरबीसी को मार दिया, ठीक है। सो ड्यू टू विच क्या हो जाएगा, बेबी सफर करेगा, सफर्स फ्रॉम खून की कमी, आरबीसी कम हो गया, ठीक है, Recording. कर दिया ऑन बच्चे। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं इस कंडीशन को, इसका मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट इन फीटस, क्या मतलब हुआ इसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स इन फीटस, मैम नेम क्या है डिजीज का? इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये नाम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? तो इसलिए इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, अब शादी के टाइम तो कोई नहीं चेक कराता है, एज आई टोल्ड यू कि जी ब्लड ग्रुप चेक कराओ, नहीं तो बाद में RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी मदर में, और पहला बेबी तो ठीक से हो जाएगा, दूसरे तीसरे बेबी में दिक्कत आएगी, ऐसा तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, ये कंडीशन बाद में पता चलती है शादी के बाद, जब बेबी प्लान करते हैं लोग। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, जो पहली प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हार्दिक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, व्हेन अ फीमेल गॉट प्रेग्नेंट, हमने तभी के तभी मदर का और फादर का दोनों का ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, तो वी नो कि माइनस पॉजिटिव वाला फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो व्हाट वी डज इज वी प्रोवाइड एंटी RH एंटीबॉडीज, यानी जो एंटीबॉडी बनेगी ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय इंजेक्शंस लगते हैं मदर को, क्योंकि पहला बेबी तो आराम से हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तीसरा होगा ही नहीं अगर ब्लड में मिक्सिंग हो गई है। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, लेट मी चेंज द कलर, एंटी RH एंटीबॉडीज, ठीक है, टू मदर immediately after delivery, immediately after delivery of baby of first side, I would say. तो अब ये था हमारा पूरा RH ब्लड ग्रुपिंग, RH इनकम्पैटिबिलिटी। क्या ये टॉपिक क्लियर है सबको, यस और नो? इज इट क्लियर? एवरीवन जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप, अभी को क्लियर है? हार्दिक, जोया, गरिमा, हिमानी, लक्षिता, ग्रेट। ये स्लाइड लिख ली है, यू गॉट टाइम बीच में ना लिखने के लिए, टाइम लिख लिया? चलो इसको लिखो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। वी आर डन विद दिस टॉपिक फॉर नाउ, विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दैट। Now we are done with the RH blood grouping, ABO blood grouping, दोनों चीजें क्या होती हैं, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। Please learn this term erythroblastosis fetalis, this is important, you need to learn that. Now और ये भी कि नेगेटिव में पॉजिटिव चढ़ता है या पॉजिटिव में नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग या ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी occurs when RH positive mother is exposed to RH negative fetus or RH positive negative mother is exposed to RH positive fetus, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला लॉजिक है, पूरा ध्यान रखना। हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें तीन चीजें मैंने बोली, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। तो अभी हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब ब्लड की हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज दैट, जब ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो हमने ब्लड में ब्लड ग्रुपिंग की बात कर ली, ब्लड के सारे कंपोनेंट की बात कर ली। अब हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, दैट इज ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, चलो मुझे ये बताओ पहले।
व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? बताओ गाइस। अरे ये तो बहुत इजी है, बता सकते हो तुम लोग। व्हाट इज ब्लड क्लॉट? ब्लड क्लॉट क्या होता है? व्हाट इज क्लॉट? स्टॉप। मैम जब चोट लग Blood- जाती है तो उसको सूखना। राइट। जब भी तुमको इंजरी होती है, whenever there is an injury, ठीक है, so blood does not continue to bleed for a very long time. ऐसा नहीं होता कि तुमको चोट लगी और खून बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। यूजुअली ब्लड क्या होता है, स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग और द ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट। हमारी बॉडी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म बनाया है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारे ऐसा, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बचपन में कितनी चोटें लगती है तुम लोगों को, हर टाइम तो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हो, जरा सी चोट लगी इतनी ब्लीडिंग हो गई, खून नहीं रुक रहा, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। अब यहाँ से एक चीज और आ जाती है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस टाइम पे कोगुलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? inside an intact blood vessel, inside an intact blood vessel क्या होता है बताओ? एंटीकोगुलेंट नहीं होता है या होता है? नो कोगुलेशन अकर्स, खून जमता नहीं है बॉडी के अंदर, फ्लो करता रहता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव एंटीकोगुलेंट। नाम बता सकते हो किसी एंटीकोगुलेंट का? अभी परसों की क्लास में बताया मैंने, 3 नाम पढ़े थे हमने। रिवाइज नहीं करते हो? हिपारिन, ठीक है, दिस इज एन एंटीकोगुलेंट, एंड एंटीथ्रोम्बिन, एंड एंटीथ्रोम्बिन, ठीक है। बात समझ में आई सबको? यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? इतनी बात समझ में आई? तो यानी बॉडी के अंदर तो नहीं क्लॉटिंग होती है। एज सून एज ब्लड वेसल इज रप्चर्ड, जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, जो इंजरी की साइट होती है वहां पे फॉर्मेशन ऑफ कोगुलेंट हो जाता है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट हो जाता है, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर, प्रोकोगुलेंट जो एंटीकोगुलेंट के ऑपोजिट काम करते हैं। तो जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो एंटीकोगुलेंट एक्टिव होते हैं, प्रोकोगुलेंट इनएक्टिव होते हैं। अब क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो प्रोकोगुलेंट होते हैं वो प्रोकोगुलेंट बिकम्स एक्टिव, become active and overcome anticoagulant and overcome anticoagulant, ठीक है, leads to clotting of blood। वरना तो बाहर भी बहता रहेगा ना, हेपारिन तो उस ब्लड में भी प्रेजेंट है जो बाहर निकल गया, लेकिन वो बहता क्यों नहीं रहता है? इसी वजह से एंटीकोगुलेंट्स लीड्स टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। चलो लिखो इसको फटाफट से, फिर आगे हम बात करेंगे। तो ये तो हमने अभी इतना देखा कि क्या क्या हो रहा है, कि ब्लड कोगुलेट होता है, अंदर क्यों नहीं होता है और बाहर क्यों होता है। अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से कोगुलेशन हो जाती है या ब्लड क्लॉट बन जाता है। मैंने जब प्लेटलेट्स के बारे में तुमको बताया था, यू डू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू कि जो प्लेटलेट होता है वो प्लेटलेट लाइक फैक्टर रिलीज करता है, यस और नो? प्लेटलेट फैक्टर 3, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है।
चलो कोई बात नहीं, अभी याद करते हैं हम, है ना। ये मैंने परसों की क्लास में हमने किया था। सो व्हाट हैपेंस इज एट द साइट ऑफ इंजरी, मान लो ये ब्लड वेसल थी, ठीक है, ये ब्लड वेसल थी, यहाँ पे इंजरी हो गई, इसमें इंजरी हो गई, इसको लग गई जी चोट, राइट। सो अब क्या होगा, एट द साइट ऑफ दिस इंजरी, जो ब्लड, हमें पता है कि ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बताना जरा मुझे, प्लेटलेट का काम क्या पढ़ा है हमने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? क्लॉटिंग कराना, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे यहाँ पे खूब सारे प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट इकट्ठे हुए एंड व्हाट दे डज, ठीक है, प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ब्लड प्लेटलेट एट द, लेट मी राइट एट द साइट ऑफ इंजरी पहले, सो एट द साइट ऑफ इंजरी, हम फ्लो चार्ट की टर्म्स में समझेंगे, ठीक है। एट द साइट ऑफ इंजरी सबसे पहले व्हाट हैपेंस इज, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये इकट्ठे होते हैं, ऑलराइट, और ब्लड प्लेटलेट्स इकट्ठे होके दे रिलीजेस अ फॉस्फोलिपिड, रिलीजेस अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। उस फॉस्फोलिपिड को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट फैक्टर 3 या प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या रिलीज करते हैं, प्लेटलेट फैक्टर 3 एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये रिलीज करते हैं, ठीक है, दे आर रिलीजिंग दीज थिंग्स। और उसी टाइम पे लगे हाथ, ठीक है, जो इंजर्ड टिश्यू होता है, ये जो टिश्यू है ना मेरा, जो उसमें चोट लगी है, वो भी क्या रिलीज करता है, वो भी एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। तो आई कैन राइट हियर इस साइड पे इंजर्ड टिश्यू, जो मेरा इंजर्ड टिश्यू है, इट रिलीजेस लिपोप्रोटीन फैक्टर, वो फॉस्फोलिपिड था, दिस इज अ लिपोप्रोटीन, ठीक है, रिलीजेस लिपोप्रोटीन फैक्टर, दैट इज, क्या बोलते हैं उस फैक्टर को हम, देखो ये प्लेटलेट का थ्रोम्बोप्लास्टिन था, और जो आपका टिश्यू होता है वो रिलीज करता है खाली थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, वो क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये दोनों फैक्टर, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम चाहिए होता है इनको बहुत सारा। तो हम बोलते हैं ना कि कैल्शियम हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, बोन स्ट्रॉन्ग होती है कैल्शियम सप्लीमेंट्स या मिल्क प्रोडक्ट से। लेकिन कैल्शियम और बहुत सारे प्रोसेस, तुम 11th में पढ़ोगे कि कैल्शियम, अरे बाबा कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं चाहिए होता, कैल्शियम तो हर जगह चाहिए होता है, और तो और तुम्हारे ब्लड को क्लॉट कराने में, तुम्हारे ब्लड को जमाने में, खून को रोकने में भी कैल्शियम चाहिए, ठीक है, कैल्शियम नहीं होगा तो ये प्रोसेस ही अटक जाएगा, ये दोनों कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे अगर इनको कैल्शियम नहीं बन पाएगा, ठीक है, कैल्शियम एंड सर्टेन प्रोटीन्स, राइट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो कंबाइंड विद कैल्शियम आयन एंड सर्टेन प्रोटीन, ठीक है, टू फॉर्म एक एंजाइम, ये दोनों आपस में मिलकर एक एंजाइम बना देते हैं, क्या प्रोड्यूसेस थ्रोम्बोकाइनेज, क्या बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बोकाइनेज बोल सकते हो, प्रोड्यूसेस प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, ये वो एंजाइम है जो आगे जाके खूब सारा काम करेगा, यही वो एंजाइम है जो, जैसे चोट लगी ये सारा कुछ हो गया, अब ये एंजाइम क्या करेगा, जो हिपैरिन था जो ब्लड को रोकने से बचाता है, ये उस हिपैरिन पे अटैक करके उसको इनएक्टिवेट कर देगा। So what prothrombokinase does, let me move this to next slide, this is prothrombokinase, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऊपर, I'll go back to previous slide once I'm done with the explaining. Prothrombokinase, ठीक है, जो prothrombokinase होता है, what it does, it inactivates heparin, ठीक है, and ये एंजाइम है, एंजाइम का काम क्या होता है, कैटालिसिस करना, तो ये कैटेलाइज करेगा एक रिएक्शन को,
एक रिएक्शन को। कैसे? बेसिकली यहाँ क्लॉट बनाना है, यहाँ पे क्लॉट बनाना है, नॉर्मली जो अंदर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है अंदर? क्योंकि अंदर में तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हमारे पास होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, हमारे ब्लड में क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो आपका बॉडी में खून जमा नहीं होगा, जो हमारा बाहर क्लॉटिंग हो रही है ना, वो भी नहीं हो पाएगी। सो ये क्या करेगा? ये एक फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज है। सो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना होता है हमें थ्रोम्बिन में, ठीक है, थ्रोम्बिन में। हमारी बॉडी में क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट। ये एंजाइम कहाँ बना? ये एंजाइम इस सरफेस पे बना जहाँ चोट लगी है, ठीक है। तो अब ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? इसने, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज ने, विद अगेन द हेल्प ऑफ कैल्शियम। मैंने बताया था चेन ऑफ रिएक्शन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन कैटेलाइज करेगा। जैसे ही थ्रोम्बिन बन गया उस साइट पे जहाँ चोट लगी है, ठीक है, जहाँ चोट लगी है वहां थ्रोम्बिन बन गया, वो क्या करेगा? वो कैटेलाइज करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, ठीक है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगा। तो और फिब्रिन ही क्या होता है? अब फिब्रिन क्या करेगा? खून निकल रहा है वहां पे, ये फिब्रिन क्या करेगा? कंबाइन करेगा ब्लड कॉर्पसेस के साथ। ये फाइब्रिन वो धागा है जो जमा हुआ दिखता है तुमको, खून जब जम जाता है तो फाइब्रिन, और लाल तो होता ही है, ब्लड सेल्स फॉर्म्स क्लॉट। क्या बनाता है? क्लॉट बनाता है। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ये पूरा प्रोसेस होता है। ये सारे और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं। हमने सिर्फ 3 स्टेप्स पढ़े हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन। इनके बीच में और भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो जैसे सीरीज ऑफ चेन, मतलब मान लो ऐसे बॉक्स रखे हैं बहुत सारे सटे हुए, एक को तुमने गिराया तो लाइन से सारे गिर जाएंगे, बस वही रिएक्शन है। एक बार चोट लगी, इंजर्ड टिश्यू ने ये रिलीज किया और इसने ये रिलीज किया, इन दोनों को रिलीज करके कंबाइन, जैसे ये एंजाइम बन गया, इस एंजाइम के बनते के साथ में अब क्या हो जाएगा? ये पूरा रिएक्शन चालू हो जाएगा और तुम्हारा एट द एंड क्लॉट बन गया, खून जम गया। तो क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? बताओ। नॉर्मली पूरे टाइम में लगते हैं 2 से 8 मिनट। क्लॉटिंग टाइम आपका होता है 2 से 8 मिनट का, ठीक है। राइट इट डाउन। चलो फ्लो चार्ट बनाओ फटाफट से, यहाँ से शुरू करो। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ब्लड, कैसे ब्लड क्लॉट होता है। एक नोट डाल के लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन है विटामिन के, जो विटामिन के होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा है, ये प्रेजेंट भी तो होना चाहिए ना ब्लड में, तभी तो कन्वर्ट होगा। और ब्लड में ये कहाँ से प्रेजेंट होता है? ये लिवर में बनता है, और लिवर में इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन के चाहिए होता है, ठीक है। सो विटामिन के का क्लॉटिंग में रोल है, तो आई कैन से विटामिन के इज नेसेसरी, ठीक है, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, इन द लिवर। इतना याद रखेंगे। ऑलराइट, चलो अब हम चल रहे हैं, एक लास्ट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग में ही, कैस्केड थ्योरी हम पढ़ते हैं। कैस्केड थ्योरी मैंने बताया, वी हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इज आल्सो अ फैक्टर, जो फिब्रिनोजन पढ़ा है यहाँ पे, ये एक फैक्टर है। लेट मी चेंज द कलर, दिस इज वन फैक्टर, दिस इज एक और फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे के सारे, कैल्शियम इज आल्सो अ फैक्टर व्हिच इज इंपॉर्टेंट हियर। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने पढ़ा पीछे, ये रहा, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज आल्सो अ फैक्टर, ठीक है। सो दीज ऑल आर वेरियस फैक्टर, 4 हमने पढ़े हैं, लेकिन ऐसे 4 नहीं होते, काफी सारे होते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ तुमको। कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी दिस इज अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, एक के बाद एक रिएक्शन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस 13 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड,
13 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, 13 चाहिए होते हैं टोटल जो तुम्हारे खून में होने चाहिए, एक भी नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, इंक्लूडिंग कैल्शियम, ठीक है, फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। एंड दिस हैपेंस इन अ कैस्केड मैनर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एक्टिव होगा वो दूसरे को एक्टिव करेगा, दो तीसरे को एक्टिव करेगा, वो चौथे को एक्टिव करेगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर द फैक्टर। अब 13 फैक्टर कौन से होते हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल हियर, विल राइट क्लॉटिंग फैक्टर हियर, थोड़ा ऊपर लिखने दो मुझे, जगह ना कम पड़े, क्लॉटिंग फैक्टर और या उनके सिनोनिम यानी उनके दूसरे नाम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 13 बोला मैंने तो 13 नंबर डालो, 1 से लेके 13 रोमन में, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बड़ी जगह कम, 9, 10, 10 हम यहाँ लिख रहे हैं, 10 3 हम अगली स्लाइड पे लिख लेंगे, ठीक है। पहला फैक्टर, अपना फ्लो चार्ट देखना तुम्हारे सामने जो है, द फर्स्ट फैक्टर इज फिब्रिनोजन। पहला फैक्टर कौन सा है, फिब्रिनोजन, जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। दूसरा फैक्टर आपका होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर आपके पास जो होता है दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। इनको याद करने का तरीका भी मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको बता दूंगी, अभी तुम नाम लिख लो बस। फोर्थ फैक्टर इज कैल्शियम, ठीक है। ये 4 फैक्टर हमने नाम चारों के पढ़े, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो हम पूरी साइकिल अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, लेट्स स्टार्ट विद देम। प्रो एक्सिलरिन, ठीक है, या लेबाइल फैक्टर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट सिक्स्थ फैक्टर, सिक्स्थ की हम बात करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाला क्या होता है, इट इज अ हाइपोथेटिकल फैक्टर। मैम हाँ बोलो। मैम आपने फिफ्थ क्या लिखा है? सिक्स्थ या फिफ्थ? मैम फिफ्थ प्रो एक्सेलरिन और लेबाइल फैक्टर, ठीक है। सेवेंथ इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल क्यों, क्योंकि जो ये सॉरी सिक्स्थ इज हाइपोथेटिकल क्योंकि जो सिक्स्थ वाला होता है ना, ये इसी का प्रोडक्ट होता है, फिफ्थ का प्रोडक्ट होता है, इसलिए। ऑलराइट, उसके बाद हम आते हैं सेवेंथ पे। जो आपका सेवेंथ होता है दैट इज प्रो कन्वर्टिन, ठीक है, प्रो कन्वर्टिन। अब है 8th, 9th और 10th, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट। 8th कौन सा है, 8th आपका होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 8th आपका है एंटी हीमोफिलिक, AHF बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, AHF, ठीक है। 9th का बड़ा प्यारा सा नाम है, मतलब ये तो याद रहता ही है, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। या ये एंटी हीमोफिलिक था ये वाला, ठीक है। ये आपका हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, 9th ना, 9th की बात कर रहे हैं। 8th हमारा था एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th हमारा होता है क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक बी या AHF बी, ठीक है, ये भी इसका। अब हम 10th की बात, 10th भी बड़ा अलग सा नाम है, याद हो जाएगा, स्टुअर्ट, ठीक है, STUART, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। Let me write another 3 as well, 11th, 12th and 13th, 11th, 12th, 13th, ठीक है। 11th आपका होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, और एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक सी, AHC। देखो इधर देखो, 8th था एंटी हीमोफिलिक, 9th AHF B
और 11th क्या हो गया, AHF-C हो गया, ठीक है। 12th और 12th होता है आपका हेगमैन फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, और 13 होता है जो लास्ट में काम करता है फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। सो दीज आर 13 फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट देम डाउन फटाफट से। This is it for today. Now we are done with the first major topic, that is blood. आपका काम क्या है, आपको you need to अपनी नोटबुक में लिख लो functions of blood. जितना भी हमने अलग अलग functions पढ़े हैं ना, आप लोग उसको combine करके अपनी नोटबुक में pointers में लिखेंगे सारे functions, ठीक है। This is the task for today. बाकी just start preparing for the test. You have test on Sunday, I guess ना, तो do study for that. And if you have any query, you can just feel free to ask anytime. All right? Is it clear, everyone? All right. चलो, keep studying. Have a nice day. Classes लो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में. Bye bye.